Okay, class. So this is the last chapter which we have before our final exam. Dividend policy. Dividend. What is dividend? Dividend, the return on shares. The return on shares. Equity. Okay. This is the return on shares Yes. which you buy in a corporation, Yes, sir. in a company. जो उनका नेट इनकम होता है उसमें से आपको हर साल जो आपके शेयर के हिसाब से आपको हिस्सा मिलता है. अच्छा, जो नेट इनकम होता है उसमें से हिस्सा मिलता है. इसका मतलब ये है कि first you get the net income. Let's say net income आ गया 1000 रुपए का. Yes. Okay. Then what do we do with the net income? सर वो उसे रिजर्व निकाल देते हैं. रिजर्व के बाद जो बच जाता है. अच्छा, इससे हम लोग निकाल लेते हैं Reserve. Let's say एक निकाल लेते हैं जनरल रिजर्व, Yes. एक निकाल लेते हैं रिजर्व फॉर रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड्स, एक निकाल लेते हैं कोई स्पेसिफिक रिजर्व. Yes, sir. इसमें मैंने निकाल दिए 400, 200 यहाँ पे निकाल लिए, 400 यहाँ पे निकाल दिए, 600 और 300 यहाँ पे निकाल दिए. 100 रुपए बच गए तो सर 100 जो बच गया, यस सर. ठीक, जो बच गया, यस सर. जो बच गया वो इसको dividend- मैं डिविडेंड्स. dividend. Okay. Dividend policy we will talk about. In dividend policy we will talk about passive versus active dividend policy. What we discussed over here, this is called as Dividend. passive. पैसिव. Passive dividend. Passive dividend की अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं. Passive versus active. तो एक ये passive dividend है, एक active dividend policy. उसके बाद we will talk about factors influencing dividend policy. कौन सी चीज डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करती है कि क्या क्या कितना डिविडेंड देना है, किस तरह डिविडेंड देना है, डिविडेंड देना है नहीं देना. देन वी विल टॉक अबाउट डिविडेंड स्टेबिलिटी. डिविडेंड स्टेबल होना चाहिए, किस तरह स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है. देन वी विल टॉक अबाउट स्टॉक डिविडेंड. स्टॉक डिविडेंड का मतलब वही है जो हम लोग बोनस शेयर से लेते हैं. सो स्टॉक डिविडेंड इज सेम एज बोनस शेयर. एंड स्टॉक स्प्लिट. स्टॉक स्प्लिट मतलब ये है कि स्टॉक यानी शेयर को हम लोग स्प्लिट करें, तोड़ दें, आधा करें, 3 हिस्सों में करें, 4 हिस्सों में करें. स्टॉक स्प्लिट. ठीक, स्टॉक स्प्लिट. देन वी विल टॉक अबाउट स्टॉक रीपर्चेस. हम लोगों ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो लोगों से ऑब्वियसली. वापस लें. स्टॉक रीपर्चेस. एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस एंड डिविडेंड पॉलिसी. सो दिस इज व्हाट वी विल कवर इन दिस चैप्टर. नाउ द फर्स्ट थिंग इज डिविडेंड्स एज अ पैसिव रेसिडुअल. रेसिडुअल क्या होता है? जो सबसे आखिर में बच जो आखिर में बच जाए. ये क्या था? 1000 रुपए नेट इनकम था. Yes. उसमें से कुछ जनरल रिजर्व मैं निकाल लेता हूँ. यस सर. मैंने एक बॉन्ड दिया हुआ है, एक बॉन्ड इशू किया हुआ है, वो 5 साल बाद पूरा होगा. उसके लिए अभी से पैसे साइड पे करता हूँ. 400 रुपए उसके लिए रख दिए. एक और रिजर्व क्रिएट कर दिया है किसी काम के लिए जो मैंने करना है, 300 उधर रख दिए. आखिर में जो बच गया रेसिडुअल, दिस इज गिवन एज डिविडेंड. सो डिविडेंड एज अ पैसिव रेसिडुअल. Now, can the payment of cash dividend affect shareholder wealth? कैन द डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब क्या सर? Can the payment of cash dividend, हम जो कैश डिविडेंड देते हैं, Yes. क्या ये शेयर होल्डर वेल्थ को अफेक्ट करता है? Yes. शेयर होल्डर वेल्थ क्या है? शेयर होल्डर वेल्थ जो उनकी शेयर्स होती है मतलब उनको जो डिविडेंड्स मिलते हैं और उनको जो कैपिटल गेन्स मिलते हैं. लेकिन शेयर होल्डर वेल्थ क्या है? उनको कैपिटल गेन भी मिलता है, उनको डिविडेंड मिलता है, लेकिन शेयर होल्डर वेल्थ क्या है? ये हमने बिल्कुल शुरू में बात की. शेयर होल्डर वेल्थ हमने कहा था शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का जो काम है वो मेन ऑब्जेक्टिव है फर्म का. फर्म का. शेयर होल्डर वेल्थ क्या है? शेयर होल्डर वेल्थ हम लोगों ने क्या कहा कि जो शेयर होल्डर है उसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है या उसने जो पैसे लगाए हुए हैं फर्म के वो अंदर, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं? वो ग्रो करे, वो बढ़ती जाए. ठीक, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर बढ़ जाए, आपने 10 रुपए का स्टॉक लिया, यस सर. 100 स्टॉक लिए 1000 रुपए. अब अगर इसकी प्राइस चली जाए 12 रुपए पे, यस. तो आपके 100 स्टॉक की कीमत हो जाएगी 1200. तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज हो, ज्यादा हो. ओके, क्या ये डिविडेंड देने से शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है या अफेक्ट होती है? यस सर. किस तरह?
सर अगर बहुत पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर डिविडेंड नहीं दिया जा रहा, कंपनी लॉस में जाएगी तो उसका वेल्थ कम हो जाएगा। किस तरह का होगा? सर डेफिनेटली अगर कोई कंपनी का अपने शेयर्स पे रिटर्न नहीं दे सकते तो कल को उस कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। यस सर, तो इस तरह से उनका शेयर प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे, उनके पास पैसे कम पड़ जाएंगे और भी उनके ऊपर कर्जे बढ़ते जाएंगे, मतलब उनकी हालत खराब होती जाएगी, तब वो लोग प्रॉपर्ली वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा, अगर डिविडेंड आप नहीं देते तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो लोग कहेंगे कि शायद ये अच्छी कंपनी नहीं है, लोग इसका शेयर बाय नहीं करेंगे और इस वजह से इसकी स्टॉक प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो शायद शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ना हो, शायद। ठीक, ये भी बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में, कि अगर डिविडेंड देते हैं तो इसका एक और इफेक्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इफेक्ट के मुताबिक अगर जब मैं डिविडेंड देता हूं, ठीक, तो डिविडेंड की कीमत से वो पैसे चले जाते हैं, तो फिर इन्वेस्टर उसको वैल्यू कम करता है, तो डिविडेंड के एकदम बाद शेयर की प्राइस कम हो जाती है, डाइल्यूशन। थोड़ी बार इसको पढ़ेंगे, ठीक, इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि क्या ये भी अफेक्ट करता है, डिविडेंड इसको भी अफेक्ट करता है नहीं करता। इफ सो, अगर अफेक्ट करता है, व्हाट डिविडेंड पे आउट रेशियो विल मैक्सिमाइज शेयर होल्डर, तो फिर आपके ख्याल में कितना डिविडेंड देना चाहिए, डिविडेंड पे आउट, यानी डिविडेंड कितना पे करना चाहिए, किस हिसाब से, मैंने जितना प्रॉफिट किया उसको किस हिसाब से मैं उसमें से कितना हिस्सा मैं डिविडेंड। सर मुझे डाइल्यूशन की समझ नहीं आएगा। डाइल्यूशन वैसे भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इसको छोड़ो। अभी जो बात है वो ये है कि अगर डिविडेंड शेयर होल्डर वेल्थ को अफेक्ट करता है, हमने भी कहा अफेक्ट करता है, तो फिर कितना डिविडेंड देना चाहिए, मैंने जितना कमाया उसका कितना ऐसा डिविडेंड। सर जो आखिर में बच गया या सर जो ये रिजर्व सब कुछ हर एक चीज के साथ, बस वैसे ही कोई चीज पूछ रहा है कि कितना डिविडेंड होना चाहिए, कितना डिविडेंड होना चाहिए कि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। सर मार्केट कंडीशन को देखना चाहिए कि मार्केट में और कितने डिविडेंड और कितने डिविडेंड्स हैं। यस सर, उनके साथ पार पे करना हो तो ऊपर नीचे मींस 2-3% 5% ऊपर नीचे। अच्छा, मतलब जितने जिस तरह लोग कर रहे हैं आप उस तरह डिविडेंड दें तो आपकी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। यस सर, चलिए ये बात ये भी देखते हैं, ठीक। सबसे पहले दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। हम लोगों ने क्या कहा था, हमने थोड़ी देर पहले कहा कि डिविडेंड पैसिव रिजर्व, ठीक है, यानी आखिर में जो रह जाता है वो हम लोग दे देते हैं डिविडेंड्स। फर्म यूजेस अर्निंग्स, ये फर्म क्या करेंगे, फर्म ने ये अर्न किया, द फर्म यूजेस अर्निंग्स plus the additional financing that the increased equity can support plus we get the financing। हम लोग फाइनेंसिंग कहां से करते हैं, फर्म फाइनेंसिंग कहां से करता है, फर्म फाइनेंसिंग सर इक्विटी से करते हैं, डेट से करते हैं, इक्विटी से करता है, डेट करता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फर्म ये अर्निंग और इसके साथ मिलकर फाइनेंसिंग, एडिशनल फाइनेंसिंग जो कि उसकी इंक्रीज्ड इक्विटी कैन सपोर्ट, हम लोग इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है, हम डेट के थ्रू फाइनेंसिंग करते हैं, हम लायबिलिटी साइड से एसेट साइड को फाइनेंस करते हैं। तो वो कहता है कि एक तो ये अर्निंग्स जो मैं कमाता हूं वो, और फिर ये फाइनेंसिंग जो उतनी फाइनेंसिंग जो मेरी इक्विटी सपोर्ट कर सके, मैं ये लेकर फाइनेंस करता हूं किसी भी प्रोजेक्ट को जिसका एनपीवी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में करूंगा तो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स करोगे तो इक्विटी, पॉजिटिव एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या होता है, क्या होता है सर, क्या मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि मैंने जितने का इन्वेस्ट किए थे वो आज भी उतना ही कीमत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैंने इनिशियल कैश आउटफ्लो किया, यस सर, उसकी कीमत, उसके पैसे आज के दिन वो आज के पैसों के बराबर है, उसके पैसे उन पैसों के बराबर है जो मुझे आज मिल रहा है। कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, जो कैश इनफ्लोज आ रहे हैं इन सब को अगर मैं डिस्काउंट करूं तो ये सब इस इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर है, या इससे ज्यादा है।
एक रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर, डिस्काउंट रेट के ऊपर ना, किसी डिस्काउंट रेट पे इसको डिस्काउंट करूंगा, तो उस रेट के ऊपर ये बराबर है। और जब ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इनकी कीमत जो कैश इनफ्लो आएंगे वो उस पैसों के जो मैंने दिया था उससे ज्यादा हो गए। ठीक, तो कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा होता है? पॉजिटिव एनपीवी वाला, जिसका एनपीवी पॉजिटिव हो। ओके, तो वो ये कह रहा है कि हम लोग अपनी अर्निंग्स को प्लस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल फाइनेंसिंग को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, किस लिए? इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स करें। जब हम पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम कमा रहे होंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा कमा रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली अगली दफा मेरी अर्निंग और ज्यादा होगी। अर्निंग ज्यादा होगी तो मैं डिविडेंड्स दे सकता हूं, और आपने कहा कि डिविडेंड का सर फायदा ये होता है कि शेयर होल्डर वेल्थ इससे ऊपर जाती है। ओके, क्लियर हो गया सारा हिसाब? एनी अनयूज्ड अर्निंग्स, ये सब मैंने इस्तेमाल कर ली रिजर्व में। एनी अनयूज्ड अर्निंग आर पेड आउट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये जो अनयूज्ड अर्निंग है इसको फिर मैं इस्तेमाल करता हूं डिविडेंड्स के, इसको मैं दे देता हूं डिविडेंड। ये बाकी सारी चीजें जो मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, कुछ रिजर्व्स में, कुछ पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में, कुछ किस काम के लिए, कुछ किस काम के लिए, जो रह जाता है हिस्सा इसको मैं दे देता हूं अपने शेयर होल्डर्स को। और हमने कहा कि ये चूंकि सबसे आखिर में रह जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेजिडुअल। ठीक, और चूंकि ये सबसे आखिरी वाला जो है ये सम देते हैं, तो ये होता है पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। क्लियर है? यस, पैसिव डिविडेंड पॉलिसी क्लियर हो गई? यस। ओके, इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड्स। अब ये तो आपने कहा कि सर डिविडेंड अफेक्ट करता है शेयर होल्डर को। ठीक, अब कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ स्कूल ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है, कुछ फाइनेंस के जो बड़े थे उन्होंने ये कहा था कि डिविडेंड इररेलेवेंट है, डिविडेंड का कोई भी हाथ नहीं है इसमें शेयर होल्डर वेल्थ में। हाँ, वो कह रहे नहीं, डिविडेंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? करंट डिविडेंड्स वर्सेस रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स। वो कहते हैं कि जो डिविडेंड हम दे रहे हैं और जो अर्निंग्स हम रिटेन करते हैं, रिटेन अर्निंग्स, उसके बारे में ये बात करता है। ये कौन लोग थे? ये थे ये दो लोग, मिलर एंड मोडिग्लियानी। ठीक है, एमएडएम इसको बोलते हैं। एमएडएम ने थ्योरी दी, एमएडएम ने क्या थ्योरी दी? एमएडएम ने थ्योरी दी कि इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स ऑन शेयर होल्डर, ये जो डिविडेंड पेमेंट ऑन शेयर होल्डर, ये जो डिविडेंड पेमेंट्स हम करते हैं ऑन शेयर होल्डर वेल्थ इज एग्जैक्टली ऑफसेट बाय अदर मींस ऑफ फाइनेंस। ये जो हम लोगों ने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में, फिर जो आखिर में चीजें बच जाएंगी इसको उठा के दे देंगे लोगों को डिविडेंड। वो कहता है कि इस डिविडेंड का इफेक्ट शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे उसी तरह है जिस तरह इज एग्जैक्टली ऑफसेट, बिल्कुल सेम है जिस तरह अदर मींस ऑफ फाइनेंसिंग। अगर किसी और फाइनेंसिंग का तरीका आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी सेम इफेक्ट आएगा, यानी डिविडेंड का कोई भी हाथ इसमें नहीं है। वो कहता नहीं है ये जो अभी जो थोड़ी पहले आपने कहा ना ये नहीं, ये काम नहीं करता। वो कहता डिविडेंड जो है वो बेकार है, डिविडेंड आप दें या ना दें एक ही बात। अगर डिविडेंड मैं देता हूं इसके बजाय मैं कुछ और मींस ऑफ फाइनेंसिंग इस्तेमाल करता हूं, उसका भी सेम इफेक्ट आएगा, एग्जैक्टली सेम इफेक्ट आएगा, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी। सर डिविडेंड हमारी फाइनेंसिंग तो नहीं है, डिविडेंड हमारी फाइनेंसिंग नहीं है, लेकिन डिविडेंड से आप लोगों ने क्या किया? डिविडेंड आप लोगों ने दिया, आपने शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज किया ना। ठीक, अब अगर वो कहता है कि मैं डिविडेंड नहीं देता हूं, ठीक, मैं फाइनेंसिंग का कोई और मेथड इस्तेमाल करता हूं। ओके, सो नाउ सो इट सेज this is exactly equal. Effect of dividend payments on shareholders' wealth is exactly offset by other means of financing. Now what happens? What dividend is paid? Dilution occurs. जब भी हम डिविडेंड देते हैं डाइल्यूशन का काम होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप पानी किसी चीज में जमा करते हैं, यानी उसका इफेक्ट कम हो जाता है, किसी भी चीज का इफेक्ट कम हो जाता है। किस तरह कम होता है कि अगर पहले स्टॉक प्राइस थी 20 रुपए, तो डिविडेंड देने के बाद स्टॉक प्राइस गिर जाती है
एग्जैक्टली सेम अमाउंट से जितना आपने डिविडेंड दिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड प्लस न्यू स्टॉक प्राइस बराबर होती है ओल्ड स्टॉक प्राइस के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी शेयर होल्डर वेल्थ जो है वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि डिविडेंड देने का शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हुई, डिविडेंड देने से शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हुई, शेयर होल्डर वेल्थ सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ये देखिए पहले 20 थी, अब 17 हो गई, ठीक। 3 रुपए आपको डिविडेंड मिल गया तो एग्जैक्टली 20 रुपए। आपके जितने भी शेयर से मल्टीप्लाई करें तो आपका टोटल उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि डिविडेंड प्लस द न्यू स्टॉक प्राइस आफ्टर डाइल्यूशन एग्जैक्टली इक्वल्स द स्टॉक प्राइस प्रायर टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया डाइल्यूशन? यस। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि डिविडेंड इररिलेवेंट है, इररिलेवेंस होता है। ये कहते हैं कि डिविडेंड इररिलेवेंट है, डिविडेंड का कोई भी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें एक और वो बात करता है कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू क्या है? एमएनएम कहता है एमएनएम एट द टोटल वैल्यू प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल याद था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हाँ फिजिक्स में था कि वो कहता है कि वो टोटल मोमेंटम सेम रहता है ना। यस सर। ठीक, तो ये कहता है एमएनएम एट द टोटल वैल्यू प्रिंसिपल इंश्योर्स that the sum of market value plus current dividends of two firms, sum of market value में जितनी भी मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू प्लस द सम ऑफ मार्केट वैल्यू प्लस करंट डिविडेंड्स, मार्केट वैल्यू प्लस डिविडेंड, ये देखिए मार्केट वैल्यू प्लस डिविडेंड, द सम ऑफ मार्केट वैल्यू प्लस डिविडेंड ऑफ टू फर्म्स, वो दो फर्म जो बिल्कुल सेम हो, ऑफ टू फर्म्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दो फर्म है जो बिल्कुल एक जैसी। अगर इन दोनों की आप मार्केट वैल्यू और डिविडेंड देखें, ठीक है, तो आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन डिविडेंड पे आउट रेशियोज विल बी द सेम। अगर एक फर्म है वो इस दूसरी फर्म के बिल्कुल बराबर है सब चीजों में, शेयर प्राइस में हर एक चीज में। फर्क सिर्फ क्या है कि एक डिविडेंड ज्यादा देता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा है, और एक का डिविडेंड पे आउट रेशियो कम है। एक का डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा है, एक का डिविडेंड पे आउट रेशियो कम है, बाकी हर चीज में ये दोनों फर्म्स सेम है। तो वो कह रहा है कि अगर दो फर्म्स हो, उन दोनों का सब कुछ बराबर हो, सिर्फ डिविडेंड पे आउट रेशियो में फर्क हो, तो उनकी मार्केट वैल्यू प्लस डिविडेंड दोनों का, मार्केट वैल्यू प्लस डिविडेंड दोनों का बराबर होगा। तो वो कहता है डिविडेंड का क्या फायदा होगा? डिविडेंड ज्यादा देने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा। एक डिविडेंड ज्यादा देता है, एक डिविडेंड कम देता है, दोनों फर्म बिल्कुल बराबर हैं हर चीज में, तो उन दोनों की मार्केट वैल्यू प्लस डिविडेंड भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? इसने अगर डिविडेंड दे दिया 2 रुपए का, लेट्स से दोनों की शेयर प्राइस करी थी 20, इसने डिविडेंड दे दिया 2 रुपए का, ठीक, तो इसकी नई मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी नई शेयर प्राइस क्या हो जाएगी? 18। इसने डिविडेंड दिया 1 रुपए का, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। 18 प्लस 2 20, 19 प्लस 1 20, दोनों बराबर। तो वो कह रहा है एमएनएम कहता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड से। वो कहता है डिविडेंड शेयर होल्डर वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता इसका। ये जो लोग कहते हैं कि होता है वो गलत, ठीक। लेकिन हम थोड़ी देर बाद एक और थ्योरी पढ़ेंगे, वो कहता है कि नहीं ये सही है, इसका फर्क होता है, ठीक। तो ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट, दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मिलर एंड मोडिग्लियानी ये बोलता है, ठीक, ये बोलता है कि डिविडेंड इज इररिलेवेंट, और फिर हमारे पास दूसरा है जो कहता है कि डिविडेंड इज रेलेवेंट। ये बात क्लियर हो गई? तो ये मतलब इसके थ्योरी में सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है डाइल्यूशन। बेसिकली ये कहता है कि डाइल्यूशन होती है, जिसकी वजह से प्राइस जो गिर जाती है, लेकिन वो फिर भी इक्वल होती है, बस बात खत्म। कुछ नहीं, वो कहता है सेम है। इन्वेस्टर्स कैन क्रिएट एनी डिविडेंड पॉलिसी। वो कहता है इन्वेस्टर खुद से क्रिएट कर सकता है डिविडेंड पॉलिसी, इन्वेस्टर खुद से डिविडेंड पॉलिसी बना सकता है। किस तरह बना सकता है? कैन क्रिएट एनी डिविडेंड पॉलिसी दे डिजायर, जो उसको चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं होममेड डिविडेंड्स। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये होते हैं होममेड डिविडेंड। अब होममेड डिविडेंड किस तरह होता है? क्या आप घर में बैठ के डिविडेंड बना सकते हैं? क्या कोई इन्वेस्टर घर में बैठ के डिविडेंड बना सकता है? नहीं बना सकता। अब सोचें,
वो कहता है कर सकता है, किस तरह और से can create any dividend policy they desire by selling shares when the dividend payout is too low. जब dividend payout कम हो, जब dividend payout कम होगा तो शेयर प्राइसेस सेल करें, शेयर प्राइसेस क्या होंगे? तो कम हुए तो शेयर प्राइस हाई होंगे, शेयर प्राइस हाई होगा ना। जब शेयर प्राइस हाई होगा, शेयर प्राइस हाई होगा, ये नहीं हाई होगा, तो वो कहता है कि यहां पर आपको शेयर्स को सेल कर दें। शेयर प्राइस हाई है लेकिन डिविडेंड इस जगह पर कम है, डिविडेंड पे आउट लो, बेच और फिर इज टू लो और बाइंग शेयर्स, या फिर आप इस तरह किया करें कि शेयर्स को बाय किया करें कब? व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज एक्सेसिव। जब डिविडेंड पे आउट एक्सेसिव है तो डिविडेंड पे आउट ज्यादा है, तो जब डिविडेंड पे आउट ज्यादा है तो शेयर प्राइस कम है, शेयर प्राइस कम हो गई। यहां पर वो कह रहा है कि बाय करें, ठीक, इस जगह पे डिविडेंड हाई है, ठीक, तो आप देखें आप सेल करें इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक, आप बाय करें इस जगह पर या इस जगह, ठीक। तो वो कह रहा है अगर आप इस तरह करेंगे ना तो फिर आप खुद से अपने लिए खुद से डिविडेंड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आपको फिर इस कंपनी वालों के डिविडेंड अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। कंपनी डिविडेंड ना अनाउंस करे, आपको इससे कोई नहीं, आप खुद ही बेच दिया करें जब डिविडेंड पे आउट लो हो, यानी शेयर प्राइस ज्यादा हुआ करे, बेच दिया करें, और जब डिविडेंड पे आउट ज्यादा हो जाए करे, व्हिच मींस शेयर प्राइस उस टाइम पे कम होगी, तो उस टाइम पे आप लोग सेल करें, ठीक है। यस, इसको वो कहता है कि इन्वेस्टर अपनी डिविडेंड पॉलिसी खुद से क्रिएट मतलब सही कर सकता है। कैपिटल गेन्स के बाइंग एंड सेलिंग में वो जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है ये इसी को वो कह रहा है कि ये जो कैपिटल गेन में जो बचता है आपको मार्जिन, Yes. यही आपका एक किस्म का Profit. डिविडेंड, ये प्रॉफिट है, ठीक है। आप खुद अपने लिए इस तरह डिविडेंड क्रिएट करते हैं, सही, क्लियर हो गया। इसको वो बोलता है होम मेड। अब ये सब चीजें एक तरफ, और दूसरी तरफ आ गई दूसरी थ्योरी, ये क्या कहती है कि डिविडेंड रेलेवेंट है, ठीक है। ये क्यों कहता है डिविडेंड? ये कहता है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। ये कहता है इन्वेस्टर जो है ना वो डिविडेंड मांगता है, वो कहता है डिविडेंड दो, ठीक। इन्वेस्टर कहता है डिविडेंड दो, क्यों? इन्वेस्टर क्यों कहता है? अगर आप डिविडेंड नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली मैं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट कर देंगे। यस, आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी रीजनरेट करेगी, प्रॉफिट्स करेगी, Yes. आहिस्ता आहिस्ता कंपनी अच्छी होगी, Grow करेगी। ठीक है, ग्रो करेगी, तो आपका शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। वो कहता है यार किसने देखा है फ्यूचर, किसने देखा है? अनसर्टेनिटी सराउंडिंग फ्यूचर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, और ना बात सही थी, मजे का हुई हाँ बस धंधा डिविडेंड मिलावेगी दाखल सबा जिसकी बुरबोस कहता है फ्यूचर अनसर्टेन है, कंपनी ग्रो करती है नहीं करती, प्रॉफिट आता है नहीं आता है, अभी डिविडेंड दे दो, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड्स। अनसर्टेनिटी सराउंडिंग फ्यूचर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी लीड्स सर्टेन इन्वेस्टर्स, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, टू प्रेफर द सर्टेनिटी ऑफ करंट डिविडेंड। वो कहता है ये तो डिविडेंड है, ये तो दो ना, बाकी देखेंगे बाद में। सो दे लाइक डिविडेंड, और ये कितने डिविडेंड मांगते हैं? इन्वेस्टर्स प्रेफर लार्ज, ये कहते हैं डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा दो, डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा दो, और ये कहते हैं डिविडेंड अच्छा है क्योंकि डिविडेंड सर्टेन है, कल को कंपनी प्रॉफिट करे और फिर ग्रो करे, वो कहता है ये नहीं पता हमें कि ये कब होगा। तो ये लोग कहते हैं कि डिविडेंड होना चाहिए और डिविडेंड ज्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक टू मैन्युफैक्चर होममेड डिविडेंड। अब वो जो थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी ना कि बाय सेल करें जब प्राइसेस हाई हो या डिविडेंड पे आउट लो हो, या बाय करें जब प्राइसेस लो हो या डिविडेंड पे आउट ज्यादा हो, तो वो कहता है कि इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक दिस होममेड डिविडेंड, उनको ये नहीं चाहिए। इन्वेस्टर्स क्या मानते हैं? इन्वेस्टर्स वांट दी कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट देम डायरेक्टली। वो कहते हैं यार बस कंपनी हमें डायरेक्ट डिविडेंड देना कि 4 रुपए मिल गया, 2 रुपए मिल गया पर शेयर, जितना भी मिल गया, बस कहता है ये अच्छा है। फ्यूचर किसने देखा है? होममेड डिविडेंड, ये जो चीज है ये
नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं हमें पसंद है कि कंपनी डिविडेंड्स दे। ये बात भी क्लियर हो गई? यस क्लियर है? यस जाए आगे। बिल्कुल सर। तो हमारे पास दो किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। एक किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डिविडेंड इररिलेवेंट है, क्योंकि वो कह रहा है कि डिविडेंड इररिलेवेंट इसलिए क्योंकि डाइल्यूशन हो जाती है। तो जो ओल्ड स्टॉक प्राइस है वो बराबर होती है न्यू स्टॉक प्राइस प्लस डिविडेंड। ठीक, फिर वो कहता है कि अगर इन्वेस्टर को इतना ही शौक है तो वो डिविडेंड खुद से क्रिएट कर सकता है अपनी मर्जी का। ठीक, फिर हमारे पास एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो भी कहता है कि नहीं डिविडेंड अच्छा है। फ्यूचर किसने देखा है? अभी डिविडेंड मिल जाए बस ये अच्छा है, और डिविडेंड मिले और ज्यादा मिले। और वो कहता है ये होममेड डिविडेंड नहीं पसंद, कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे। लेकिन हमें पता है कि इन सब के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्सेस ऑन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? कैपिटल गेन टैक्सेस आर डिफर्ड अंटिल द एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक। देखें, डिविडेंड जब अनाउंस होता है ना, उसी वक्त डिविडेंड के ऊपर टैक्स लग जाता है। अगर डिविडेंड 2 रुपए अनाउंस हुआ, 3 रुपए, आपके पास टोटल थे शेयर्स 1000 शेयर्स, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 3000। जब ये कंपनी आपको ये पैसे देगी ना, तो उसी वक्त उसमें से डिविडेंड उसी वक्त उसमें से टैक्स काट देगी विद होल्डिंग टैक्स, और आपको आपका डिविडेंड दे देगी। लेकिन कैपिटल गेन में क्या होता है? कैपिटल गेन में क्या मतलब है कि प्राइस ऊपर जाए और आप ऐसे पैसे कमाएं। अब अगर आपने खरीदा शेयर, उस वक्त की शेयर की कीमत 17 रुपए, और एक हफ्ते बाद या 1 महीने बाद शेयर की प्राइस चली गई 20 रुपए, शेयर की प्राइस ऊपर हो गई 20 रुपए, क्या आपको इसके ऊपर टैक्स देंगे? टैक्स कब देंगे आप? जब मैं उसको रिसीव करूंगा, जब आप इसको रियलाइज करेंगे इसको। ये अनरियलाइज्ड है। जब आप इसको रियलाइज करके, यानी अगर आपने 20 रुपए पर बेच दिया, तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है आपने 3000 प्रॉफिट कमा दिया, अब इस 3000 पे टैक्स है। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल गेन का जो टैक्स है ना, वो तब देंगे जब उसको एक्चुअली बेचेंगे, और बेचेंगे कब? जब मेरा दिल चाहे। तो कैपिटल गेन टैक्सेस आर डिफर्ड अंटिल द एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक। जब बेचूंगा तब टैक्स भी दूंगा। दिस क्रिएट्स अ टाइमिंग ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल गेन में आपके पास टाइमिंग ऑप्शन है। ठीक है, कैपिटल गेन में आपके पास टाइमिंग ऑप्शन है। आप जिस वक्त बेचेंगे उसी वक्त आप उसका टैक्स देंगे। कैपिटल गेन्स आर प्रेफर्ड टू डिविडेंड्स, एवरीथिंग एल्स इक्वल। अगर सब चीजों को हम बराबर रखें तो फिर कैपिटल गेन को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, capital gains are preferred to dividends, everything else equal. Thus, high dividend yielding stocks should sell at a discount to generate a higher before tax rate of return. तो फिर वो कह रहा है कि वो स्टॉक जो कि ज्यादा डिविडेंड देते हैं, हाई डिविडेंड yielding stock should sell at a discount. तो ये जिनका डिविडेंड ज्यादा है वो कम कीमत पर बेचने चाहिए। should sell at a discount to generate a higher before tax rate of return, ताकि हमारा before tax rate of return जो है वो ज्यादा हो जाए। बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न का मतलब सर? बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ये तो पता है आया कितना मुझे डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, बिफोर टैक्स से पहले। ठीक है, टैक्स से पहले मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, फिर उसके बाद टैक्स लग जाएगा तो रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा मेरा, क्योंकि टैक्स लग जाएगा। कुछ पैसे हुकूमत ले लेती है बीच में से। आप कहते हैं आपने 3000 रुपए कमाया, हुकूमत देती नहीं, इसमें मेरा हिस्सा दो, हुकूमत आपको टैक्स करती है इसका 10% 15% वो आपसे ले लेती है। ठीक है, ओके। अब ये सिचुएशन है हमारे पास कि अगर एक शेयर है और वो डिविडेंड ज्यादा देता है तो उसको बिकना चाहिए कम कीमत पर, क्योंकि अगर वो कम कीमत पर बिकेगा तो मेरे पास प्राइस का डिफरेंस ज्यादा आएगा और फिर मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो है बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। तो इस वजह से वो कह रहा है कि हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक को डिस्काउंट पे बिकना चाहिए, यानी कम कीमत पे बिकना चाहिए, ताकि मुझे हायर बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। ये भी क्लियर हो गया? यस। Certain institutional investors pay no tax. Institutional investor क्या होता है? एक होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर,
या रिटेल का इन्वेस्टर, वो क्या होता है आपकी तरह 1000 शेयर्स खरीदते, 2000 खरीदते, 3000 खरीदते, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, लाखों में शेयर्स, बिलियंस, ठीक है, बिलियंस रुपीस बनेंगे, बिलियन रुपीस बनेंगे, उनके पास फंड्स हैं, एक्सेस फंड्स हैं, वो लोग यूज कर सकते हैं। अब इन इन्वेस्टर्स के ऊपर, इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सर्टेन कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इस चीज के ऊपर टैक्स उनको नहीं लगता, और उनकी जो डिविडेंड की इनकम है, कॉर्पोरेशंस कैन टिपिकली एक्सक्लूड 70% ऑफ डिविडेंड इनकम फ्रॉम टैक्सेशन, उनकी वो इनकम जो डिविडेंड से आती है उसका 70% हिस्से पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो फिर कॉर्पोरेशंस को फायदा किसमें हुआ? डिविडेंड्स में। तो उन्हें कैपिटल गेन अच्छा लगेगा या डिविडेंड अच्छा लगेगा? डिविडेंड अच्छा लगेगा। Thus corporations generally prefer to receive dividends rather than capital gains. तो फिर corporations यानी कंपनीज, इंडिविजुअल नहीं, आपकी तरह मेरी तरह नहीं, जो कंपनीज होंगी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनीज चाहेंगी कि उन्हें डिविडेंड मिले। क्यों? क्योंकि 70% इनकम जो डिविडेंड से आती है उनके पास, उसका 70% हिस्सा वो लोग बगैर टैक्स के रख सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? The result is clientele of investors with different dividend preferences. अच्छा, अब ये देखिए इंडिविजुअल्स हम लोगों ने कहा कि कुछ प्रेफर कर रहे होंगे डिविडेंड्स, कुछ प्रेफर कर रहे होंगे कैपिटल स्टॉक, ठीक है। हमने देखा कि डिविडेंड से ज्यादा अच्छा है कैपिटल गेन। क्यों? कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो डिलेड है, बाद में देना है, लेकिन डिविडेंड पे अभी इसी वक्त टैक्स हो जाएगा, ठीक। तो कुछ लोग जो है वो कहेंगे कैपिटल गेन अच्छा है। फिर हमने कहा कि कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं कि नहीं डिविडेंड अच्छा है। डिविडेंड क्यों अच्छा है? क्योंकि वो कहते हैं डिविडेंड अभी मिल रहा है, कल किसने देखा है, तो उनको डिविडेंड पसंद है। फिर हमने कहा कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि कहते हैं कि डिविडेंड इररिलेवेंट है, हम खुद अपनी मर्जी का डिविडेंड क्रिएट कर सकते हैं, होम मेड डिविडेंड, तो इस वजह से वो लोग प्रेफर करते हैं कैपिटल गेन को, ठीक। फिर आगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि डिविडेंड ज्यादा मिले, कैपिटल गेन को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको डिविडेंड में ज्यादा फायदा है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे, वो ज्यादा पोर्शन पर टैक्स नहीं देंगे, तो उनको उसमें फायदा है। तो ये कह रहा है कि फिर the result is clientele of investors with different dividend preferences. तो हमारे पास मिक्स है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद, कुछ लोग डिविडेंड पसंद करते हैं, कुछ लोग कैपिटल गेन पसंद करते हैं। तो फिर क्या हुआ? इन इक्विलिब्रियम, जब सब चीजें इक्विलिब्रियम में होंगी, तो देयर विल बी द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म्स विद डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसीज टू एग्जैक्टली मीट द नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब हमारे पास कुछ फर्म्स होंगी, कुछ कंपनीज होंगी जो डिविडेंड दिया करेंगी, उनमें कौन लोग इन्वेस्ट करेंगे? जिनको डिविडेंड पसंद है। कुछ फर्म्स होंगी जो डिविडेंड नहीं देंगी, उनमें कौन लोग इन्वेस्ट करेंगे? जिनको डिविडेंड पसंद नहीं, जिनको कैपिटल गेन पसंद है वो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हर चीज के लिए अपनी वो है, जो डिविडेंड पसंद करते हैं उनके लिए वो कंपनियां जो डिविडेंड देती है, जो कैपिटल गेन पसंद करते हैं उनके लिए वो कंपनियां जो कैपिटल गेन देती हैं। तो बस इक्विलिब्रियम में है, आपके पास कंपनीज भी हर किस्म की हैं, इन्वेस्टर भी हर किस्म के हैं, बस आप लोग जाएं और इन्वेस्ट करें। Got the idea? Yes. Okay. Thus, dividend payout decisions are irrelevant. तो वो कह रहा है इस वजह से कितना डिविडेंड देना है, कितना नहीं देना, ये बात कोई मुतय्यन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। बस जितना डिविडेंड देना है दें। आपके पास वो लोग आएंगे जिनको डिविडेंड पसंद है। अगर आप डिविडेंड नहीं देना चाहते आप ना दें। आपके पास वो लोग आएंगे जिनको डिविडेंड पसंद नहीं है, कैपिटल गेन के लिए वो आएंगे। तो अगर आप डिविडेंड नहीं दे रहे तो आपकी शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक, शेयर प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि आप रीइन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ठीक है। तो आपकी फर्म में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे जिनको कैपिटल गेन पसंद है। फिर कुछ फर्म्स होंगी जो डिविडेंड देंगी, तो उनमें वो इन्वेस्ट करेगा जिसको डिविडेंड पसंद है। बस इक्विलिब्रियम। क्लियर? यस। ओके। अदर डिविडेंड इश्यूज, अब इसके अलावा भी कुछ डिविडेंड इश्यूज हैं। वो कौन-कौन से? फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, divisibility of securities, institutional restrictions, financial signaling, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ये सारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। So this is where we are. Okay.
यहाँ तक हमने क्लास पढ़ी है, तो इंशाल्लाह बाकी हम लोग issues of